चाहते हैं तो हम किसी दूसरे प्रोग्राम से एक्सेस कर पाएं या सेम प्रोग्राम में भी कहीं से एक्सेस कर पाएं, तो रिकमेंडेड वे जो था वो ये था कि आप अपने कोड को फंक्शन में डिफाइन करेंगे। फंक्शन को फिर आप जब कॉल करते हैं, फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरह से आप जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमने लास्ट में सीखा था कि अगर कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं और हम चाहते हैं कि उसको जितनी बार कॉल किया जाए उसको हम अलग अलग डेटा पास करें, सो डैट कि जो हम उसमें लॉजिक लगा रहे हैं वो हर बार अलग अलग डेटा पे एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हमने सीखा था कि हम पैरामीटर और आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है। तो फंक्शन के पैरामीटर्स उन वेरिएबल्स को कहते हैं जो फंक्शन डेफिनेशन में पैरेंथेसिस के अंदर बनाए जाते हैं, और कॉल करते समय हम उनको वैल्यू जब पास करते हैं तो उनको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। तो जितने पैरामीटर्स होंगे उतने ही आर्गुमेंट हमें पास करने हैं, और वो उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे पैरामीटर को असाइन हो जाते हैं। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब इसके आगे देखते हैं। जब हम पाइथन के अंदर फंक्शन के पैरामीटर और आर्गुमेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि आपके जो पैरामीटर्स होते हैं वो डायनेमिकली टाइप्ड हैं। डायनेमिकली टाइप्ड का मीनिंग है कि कॉल करने वाले को आप ये फोर्स नहीं कर पाएंगे कि आप अपने पैरामीटर में इंटीजर को ही एक्सेप्ट करेंगे या फ्लोट को ही करेंगे। डिपेंड करेगा कि कॉल करने वाला क्या सोचता है। ठीक है। अब जैसे आपने अभी एक छोटा सा फंक्शन बनाया जो ऐड नाम से है, इसमें दो पैरामीटर आपने बनाए ये सोचते हुए कि जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा तो इस फंक्शन में दो आर्गुमेंट पास किए जाएंगे, और जो भी दो आर्गुमेंट पास किए जाएंगे उनका जो एडिशन है वो प्रिंट करा दिया जाएगा। अब मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया, तो जब हम आर्गुमेंट बना रहे हैं तो उस समय हम एक क्वेश्चन पे स्टक हो गए कि हम आर्गुमेंट पास करेंगे, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हम किस टाइप का आर्गुमेंट दें। क्या मैं फ्लोट आर्गुमेंट दे सकता हूं ऐसे करके? क्या मैं इंटीजर आर्गुमेंट दे सकता हूं ऐसे करके? क्या मैं एक फ्लोट एक इंटीजर दे सकता हूं? क्या मैं दो स्ट्रिंग दे सकता हूं? तो ऐसे तो सर मेरे पास कई कॉम्बिनेशन हो गए। मैंने मान लीजिए यहाँ पर दे दिया। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं अपने जो आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ वो मैं क्या पास करूं? करने वाला इसमें लिस्ट पास कर दे तो यहाँ पर जब आप आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसके लिए आपको फंक्शन बनाने वाले से पूछना पड़ेगा कि आप जिन पैरामीटर्स के लिए आर्गुमेंट मांग रहे हैं उनका यूज किस तरह के ऑपरेशन में हो रहा है, सो डैट उसी ही तरह के आर्गुमेंट दिए जाएं। अगर कुछ अलग आर्गुमेंट हो गए और जो आपका लॉजिक लिखा हुआ है उनमें वो आर्गुमेंट अडॉप्ट नहीं किए जाते हैं तो एरर आ जाएगी। अभी हमारा गुड लक है कि ये फ्लोटिंग ए और बी में जब जाएगा तो ए और बी का प्लस हो रहा है, तो प्लस पे फ्लोट चल जाता है। इसलिए इन आर्गुमेंट्स को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम टू और थ्री की बात करें तो ये इंटीजर हो गए। इंटीजर भी हमारा क्या होता है, पास हो जाएगा ए और बी के अंदर, और कोई एरर इसमें नहीं आएगी। लेकिन एक इंटीजर एक फ्लोट, सर गुड लक आपका कि इंटीजर प्लस फ्लोट चल जाता है, रिजल्ट फ्लोट में आएगा। ठीक है। सर दो स्ट्रिंग प्लस दो स्ट्रिंग पे चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। दो लिस्ट, दो लिस्ट के साथ भी प्लस चल जाता है, और इसका मीनिंग क्या होगा हमारा, कॉन्कैटिनेशन, लिस्ट का मर्जिंग होना हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ, अभी जितने भी ऑपरेशन आपने करे हैं सबके लिए ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, कहीं कोई एरर नहीं आ रही है। ठीक है। तो अब
अगर हम कोई ऐसा केस पास कर दें जिसके लिए ये आर्गुमेंट सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, हमारा एरर आ जाएगा। देखते हैं। मान लीजिए यहां पर हमने क्या करा, एक पास कर दिया स्ट्रिंग और एक पास कर दिया इंटीजर। अब देखो, ये हाई ए में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 बी में आ जाएगा। सर, जब ए प्लस बी होगा तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर के साथ प्लस नहीं चलता। तो इस वाले फंक्शन कॉल के लिए एरर आएगी। कह रहा है भाई, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, इंटीजर के साथ नहीं कर सकते। तो अब सर क्वेश्चन यही है कि अगर हम सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज पढ़ रहे होते तो वहां पर प्रोग्रामर के हाथ में एक फैसिलिटी होती थी कि आप अपने पैरामीटर को डेटा टाइप दे सकते थे ऐसे करके। अब कॉल करने वाला क्लियर है कि भाई मुझे इंटीजर आर्गुमेंट ही देना है ए और बी में। बट पाइथन में ये होता नहीं है, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम पाइथन के अगर ड्रॉबैक को अगर बताएं, तो एक ड्रॉबैक पाइथन का यही है कि टाइप अनसेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑपरेशन आपके किसी फंक्शन से जो हो रहे हैं हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड करेगा कि उस फंक्शन में अगर पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है तो उसके जो आर्गुमेंट आए हैं, क्या वो आर्गुमेंट्स ऐसे हैं जो मेरे लॉजिक पे अप्लाई हो जाते हैं। अगर हो जाते हैं तो सब कुछ सही है, नहीं होते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो ये हमारा एरर। तो अब ये बताइए, इसमें गलती किसकी है, जिसने, अगर हम दो इंसानों को अलग अलग मान लें, एक वो इंसान जिसने ये फंक्शन डिफाइन कर, अभी हम एक ही हैं, हम ही फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं और हम ही फंक्शन कॉल करने वाले हैं। अभी हम दोनों का रोल प्ले कर रहे हैं। बट रियल टाइम पे ऐसा नहीं होता है। रियल टाइम पे फंक्शन डिफाइन करने वाला अलग प्रोग्रामर हो जाता है और कॉल करने वाला अलग हो जाता है। आप अपने आप को देखो, पाइथन की लाइब्रेरी के जितने फंक्शन है, लाइब्रेरी के आपने डिफाइन नहीं करे हैं, मैंने डिफाइन नहीं करे हैं, किसी और नहीं करे हैं। हम और आप क्या करते हैं ना, जस्ट कॉल करते हैं। तो हम और आप कॉल कर रहे हैं, डिफाइन किसी और नहीं करे हैं। ऐसे ही हमारे साथ होगा, हमने अपना फंक्शन बनाया, मैंने आपको पेन ड्राइव में कॉपी करके दे दिया, अब जिसको दे दिया वो कॉल करेगा, है ना। तो अब अगर मैं इनको दो अलग अलग इंसान मान लूं, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, गलत कौन है, जिसने फंक्शन डिफाइन करा उसने गलत करा, या जिसने फंक्शन कॉल किया वो गलत है। इस वाली कॉल को लेकर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कि गलती किसकी है, तो वैसे ध्यान से देखो, तो डिफाइन करने वाला बोलेगा मेरी क्या गलती है ये बताओ। जब पाइथन में डेटा टाइप बताने का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, तो मैं कैसे बता दूं कि ए में क्या चाहता हूं मैं और बी में क्या चाहता हूं। तो कॉल करने वाला क्या बोलेगा, तो मेरी क्या गलती है इसमें, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ए और बी में क्या चाहिए था, है ना। तो अब इस समस्या से निपटने के लिए पाइथन ने 3.6 वर्जन में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, और उस कॉन्सेप्ट का नाम रखा टाइप एनोटेशन। टाइप एनोटेशन से ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। इसमें जब फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, तो उसके पैरामीटर के साथ उसके डेटा टाइप का हिंट हम साथ में डिफाइन कर देते हैं। कैसे, मैं लिखा ए कॉलोन, इसका हिंट, आप ए में किस टाइप की वैल्यू चाहते हैं, इंटीजर। बी, बी में किस टाइप की वैल्यू चाहते हैं, हमने कहा इंटीजर। अब ये कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता कि अब ए में इंटीजर आएगा, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम चाहते हैं कि ए में इंटीजर आए तो सब कुछ सही रहेगा। लेकिन अगर ए में इंटीजर की जगह फ्लोट आ गया, स्ट्रिंग आ गया, तो मना नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अब हमें नहीं पता कि जो हमारा लॉजिक आगे चल रहा है
वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो अब क्या होगा, अब मान लीजिए प्रोग्राम चलाया है तो सब कुछ सही है, देखो, जबकि मैंने बताया कि मैं ए में इंटीजर चाहता हूँ, फिर भी लाइन नंबर 5 पे देने वाले ने फ्लोट दे दी है ए और बी के अंदर। लाइन नंबर 7 पर ए में सही है बी में गलत है। लाइन नंबर 8 पर दोनों ही आपने गलत दे दिए। तो पाइथन ये थोड़ी कह रहा है कि हम मना कर देंगे आपसे। एनोटेशन का मतलब एरर देना नहीं है। एनोटेशन का मतलब हम सिर्फ चाहते हैं, एक हिंट है कि ए में और बी में इंटीजर आए, क्योंकि हमने जो लॉजिक लिखा है यही सोचते हुए लिखा है। अब अगर मान लो कॉल करने वाले ने ऐसा कर दिया होता और ये एरर आ गई होती, ठीक है, तो अब इस बात की लड़ाई का फैसला हो जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। लड़ाई किस बात की है कि कौन गलत है, जिसने ये फंक्शन बनाया वो गलत है या जिसने ये कॉल करा वो गलत है। तो अब कॉल जिसने करा वो गलत कहलाएगा। क्यों? क्योंकि डिफाइन करने वाले ने तो अपना क्लियर कर दिया कि मुझे ए और बी में इंटीजर ही चाहिए। अब कॉल करने वाला इस बात को जानते हुए भी स्ट्रिंग दे रहा है, इंटीजर दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? अब गलती कॉल करने वाले की है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है टाइप एनोटेशन का। एनोटेशन का मतलब होता है हिंट अबाउट डेटा टाइप। तो हिंट का मतलब है कि ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिसाइड हो गया, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, हम बस हिंट दे रहे हैं कि हमें ये चाहिए, है ना। अब क्या टाइप एनोटेशन सिर्फ पैरामीटर के साथ आते हैं? हमने कहा नहीं, टाइप एनोटेशन पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने लगे। मतलब जिस दिन आपने पहली बार कोई वेरिएबल बनाया था एक्स, जिसको आपने असाइन करा 10, उस दिन भी आप टाइप एनोटेशन यूज कर सकते थे। कैसे? एक्स कॉलॉन, क्या लिख दो यहाँ पर, फ्लोट। दैट मीन्स जिसने ये वेरिएबल बनाया वो हिंट में हमसे कह रहा है कि मुझे इस वेरिएबल में फ्लोट चाहिए। अब आप इंटीजर तो दोगे, मना थोड़ी है। लेकिन इस लाइन को पढ़ने के बाद हम ये अंदाजा लगाएंगे कि आगे अब जो भी कोडिंग की जा रही है वो ये मानकर की जा रही है कि एक्स में एक फ्लोटिंग पड़ा होगा और आगे की कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। और अगर आप कुछ और देंगे तो मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर आउटपुट सही नहीं आया, अकॉर्डिंगली जो चाहते थे वो नहीं आया, तो अब जिसने ये कोड लिखा वो जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने वैल्यू असाइन करी है वो रेस्पॉन्सिबल होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब बता रहे हैं कि एक्स को फ्लोट चाहिए, इंटीजर क्यों दे रहे हो। लेकिन अगर दे दोगे तो मना नहीं है कि क्यों दे दी। तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। अब ये बेटर कोड हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैं किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर करूंगा। जैसे मैं एक एड्रेस बनाना चाहता हूँ, मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाहता एड्रेस क्या है, मैंने हिंट दे दिया स्ट्रिंग है। अब आप इसमें अपना एड्रेस स्टोर करो, जो करना है। अब आप इसका यूज इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप एनोटेशन का यूज किया जा सकता है, सिर्फ पैरामीटर के लिए ही नहीं। तो जहां जहां आप वेरिएबल बनाते हैं, चाहे वो लोकल वेरिएबल हैं, चाहे वो ग्लोबल वेरिएबल हैं, चाहे हमारा वो पैरामीटर हैं, ये सब हमारा एनोटेशन के साथ यूज किए जा सकते हैं। अब सर, पाइथन में हर वेरिएबल का स्कोप होता है, हमने कहा। तो सर ये जो ऐड फंक्शन के पैरामीटर वाले वेरिएबल होते हैं, इनका भी स्कोप होगा, ए और बी। इन ए और बी में जो वैल्यूज पड़ेंगी, मान लीजिए मैंने कर दिया 2,3, क्या मैं आगे के प्रोग्राम में ए और बी को यूज कर सकता हूं? हमने कहा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पैरामीटर ग्लोबल स्कोप का पार्ट नहीं होते, पैरामीटर लोकल स्कोप का पार्ट होते हैं। जिस फंक्शन के पैरामीटर्स हैं वो उस फंक्शन के ब्लॉक तक ही यूज हो सकते हैं, उस फंक्शन के ब्लॉक के आगे उनका स्कोप नहीं होता। तो लोकल वेरिएबल और पैरामीटर्स दोनों का ही स्कोप क्या रहता है हमारा? लोकल स्कोप रहता है।
दोनों के दोनों फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकते हैं, फंक्शन के बाहर यूज नहीं हो सकते। तो सर अब ये बताओ, कोई ऐसा वेरिएबल होता है पाइथन में जो ग्लोबल स्कोप में आता हो? हमने कहा कौन कौन से हैं, बात करते हैं। अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे तो टाइप ऑफ वेरिएबल्स बेस्ड ऑन स्कोप, टोटल 3 तरह के वेरिएबल पाइथन में होते हैं बेस्ड ऑन स्कोप। बेस्ड ऑन डेटा टाइप तो बहुत है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, गिनती बहुत है और आगे तक चलती रहेगी। अभी हम टाइप ऑफ वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन स्कोप, उनका दायरा, उनको कौन कहाँ एक्सेस कर सकता है, उसके हिसाब से पाइथन में 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। एक हो गया लोकल, ठीक है, लोकल स्कोप के वेरिएबल। लोकल स्कोप के वेरिएबल कौन कौन से आते हैं? लोकल वेरिएबल एंड पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स और लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे लोकल स्कोप में आते हैं। दूसरा ग्लोबल। ग्लोबल स्कोप में कौन कौन आता है? टॉप लेवल वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल। एक काम करते हैं, दूसरा और फिर तीसरा। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट स्कोप। कॉन्टेक्स्ट स्कोप में कॉम्प्रिहेंशन वेरिएबल आता है। जो कॉम्प्रिहेंशन वेरिएबल्स होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट स्कोप के आते हैं। टॉप लेवल वेरिएबल्स एंड ऑल अदर्स क्या कहलाते हैं? ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल कहलाते हैं। अब सर ये लोकल स्कोप का तो कुछ को समझ में आ रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट स्कोप और ग्लोबल स्कोप का थोड़ा कम समझ में आया। ग्लोबल स्कोप का आया समझ में, लेकिन आपने जो लिख दिया है उससे समझ नहीं आया। वैसे तो आ गया समझ में, तो मैंने लिख दिया है टॉप लेवल, और कॉन्टेक्स्ट स्कोप में आप लिख दिया कॉम्प्रिहेंशन। तो ये तो खत्म हो गया, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है और कोई अदर इसमें पॉइंट नहीं है। कोई भी वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर है लोकल वेरिएबल, और कोई भी जो पैरामीटर वाला वेरिएबल है वो लोकल स्कोप का पार्ट होते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट स्कोप क्या होता है इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करा, तो मुझे बताओ जब ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन खत्म हुआ होगा तो आई वेरिएबल की लास्ट वैल्यू क्या रही होगी? आई वेरिएबल की वैल्यू 4 रही होगी, इस वजह से एक्सप्रेशन 16 हुआ होगा और लिस्ट के अंदर आखिरी वैल्यू 16 आई होगी। लेकिन अगर कोई बोले कि वेरिएबल जो आई है उसकी निजी वैल्यू क्या है, हमने कहा 4, फिर उसका यूज कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो अलग एक चीज हो गई। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो वेरिएबल है आपका, ये जो आपका वेरिएबल आई है, मैं इसको कॉम्प्रिहेंशन के बाहर यूज कर सकता हूँ? कॉम्प्रिहेंशन हमने पढ़ा ही है, कॉम्प्रिहेंशन में लूप के अंदर वेरिएबल आता ही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्रिहेंशन का जो सिंटैक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट या डिक्शनरी का करली ब्रेसेस, तो जिस लाइन पर कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है उस लाइन के आगे क्या मैं कॉम्प्रिहेंशन में यूज किए गए वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकता हूं आगे के प्रोग्राम में? अब क्वेश्चन मेरा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
इसका स्कोप बताओ। ये लोकल स्कोप है, ग्लोबल स्कोप है। इस आई वेरिएबल को आप लोकल लोकल नहीं कह सकते, क्योंकि लोकल शब्द फंक्शन के साथ जुड़ा होता है। लोकल शब्द का इस्तेमाल तभी होता है जब आप फंक्शन के बारे में कुछ पढ़ रहे हो। फंक्शन चैप्टर नहीं है तो लोकल शब्द यूज नहीं हो सकता। तो अब ये एक कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें कहीं कोई फंक्शन का डिफिनीशन नहीं है, तो इसमें लोकल शब्द का कहीं कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो सर क्या फिर आई ग्लोबल स्कोप में है, इसका यूज फिर आगे का प्रोग्राम कर लेगा? हमने कहा नहीं, ये ग्लोबल भी नहीं है। तो फिर कहां से आ गया? बस इसी का नाम है कॉन्टेक्स्ट स्कोप। तो कॉम्प्रिहेंशन के वेरिएबल का अपना ही एक स्कोप होता है, जिसे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्कोप। इसका मतलब आगे के प्रोग्राम में यूज हमारा नहीं होगा, एरर आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये है कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, जिसका स्कोप सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन तक होगा, उसके आगे एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, ए और बी लोकल स्कोप के हो गए, आई कॉन्टेक्स्ट स्कोप का वेरिएबल हो गया। तो इसी प्रोग्राम में मैं तीनों एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी, क्या सी का यूज हो सकता है आगे के प्रोग्राम में? नहीं, क्योंकि वो भी लोकल स्कोप में। ए और बी का हो सकता है? नहीं। ठीक है, अब इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए बी सी बिलोंग टू लोकल स्कोप, hence cannot be used outside add function। ठीक है, ठीक है, यहां पर I belongs to context scope and is limited to comprehension only। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्कोप वो स्कोप होता है जो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बनता है। लोकल स्कोप वो स्कोप होता है जो फंक्शन के अंदर बनता है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे बोलेंगे सर डेफिनेशन क्या है कॉन्टेक्स्ट स्कोप की, तो मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि वो वेरिएबल जो कॉन्टेक्ट जो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आता है वो कॉन्टेक्स्ट स्कोप का वेरिएबल कहलाता है। यहाँ पर आई बिलोंग्स टू कॉन्टेक्स्ट स्कोप, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर, मान लीजिए जेड इक्वल टू 10, प्रिंट जेड। तो सर ये जेड भी तो एक वेरिएबल ही है, और सर ये एक्स, ये भी तो एक वेरिएबल ही है, लिस्ट वेरिएबल है एक्स, और जो जेड है वो एक इंटीजर वेरिएबल है। तो अब ये बताओ, इनका भी तो कोई स्कोप होगा, एक्स और जेड का? ने कहा है। कौन सा स्कोप है? ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल का मतलब ये नहीं होता है कि सबसे पहले बनाओगे तभी ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब है कोई भी वेरिएबल जो टॉप लेवल पे बनेगा। टॉप लेवल शब्द का मतलब होता है जो किसी के अंदर ना हो, जो इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम में बिना इंडेंटेशन के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे डिफाइन किया गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं? टॉप लेवल। तो ये टॉप लेवल वेरिएबल है, ये टॉप लेवल वेरिएबल है। ये टॉप लेवल नहीं है, ये ब्लॉक के अंदर है, फंक्शन के ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, तो एक्स और जेड
टॉप लेवल वेरिएबल हैं, इसलिए इनका स्कोप क्या होगा, ग्लोबल स्कोप। इसका मतलब ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस हो सकते हैं। लेकिन इस बात को जरा ध्यान से सुनना होता है। ग्लोबल वेरिएबल जब हम ये कहते हैं कि पूरे प्रोग्राम में एक्सेस हो सकते हैं, तो पूरे प्रोग्राम में उनका स्कोप शुरू कहाँ से होता है, जहां से वो डिफाइन करे गए हैं, वहां से लेके पूरे प्रोग्राम में। अब सोचो, आप मुझसे कहें कि मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा जेड के लिए, क्यों? क्योंकि आपने सिखाया था कि ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में चलता है, और जेड एक ग्लोबल वेरिएबल आप बता रहे हैं, तो मैं तो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी लिखूंगा। तो साथ में ये शर्त भी सुननी पड़ेगी कि ग्लोबल वेरिएबल जहां से डिफाइन होता है प्रोग्राम में, वहां से उसका स्कोप शुरू होता है। उसके पहले जो स्टेटमेंट हैं वो उसका एक्सेस नहीं कर सकते, भले ही वो ग्लोबल वेरिएबल ही क्यों नहीं है। तो ग्लोबल कहीं से शुरू होगा। ठीक है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन जिस जगह आप लिख रहे हो उस समय तक तो वो आया ही नहीं है, एरर आ जाएगी पहले ही, कुछ नहीं चलेगा आगे। क्या रहा, ये क्या लिख दिया जेड आपने? जेड इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 8 पर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी हमारी एरर। लेकिन आगे जिस लाइन से जेड बन गया है, एक्स बन गया है, अब आगे का प्रोग्राम जब तक चलेगा, चाहे आगे 100 लाइन चले, 50 लाइन चले, 1000 लाइन चले, एक्स और जेड जिंदा रहेंगे पूरे प्रोग्राम के लिए। ऊपर दे दोगे तो जिस लाइन से डिफाइन किया गया है वहां से स्कोप शुरू होता है। अब कहाँ ऊपर दोगे वो आपकी मर्जी है, कहाँ ऊपर दोगे। ठीक है, अब ये बताइए, यहां तक तो समझ में आ गई कहानी। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, मान लीजिए के इन रेंज 1,5, प्रिंट करा दिया हाई, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार। कोई डाउट नहीं है। अब बस मुझे ये बता दो सर, ये भी तो वेरिएबल है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब तक आपने जितनी पाइथन पढ़ी है, और जहां जहां वेरिएबल लिख सकते हो उसे उठा लाओ और पूछो सर इसका स्कोप क्या है। जितना भी अब तक आपने पढ़ा है पूरा पाइथन, और जहां भी वेरिएबल आप लिख सकते हो, उसका कोई ना कोई स्कोप जरूर होगा। और वो तीन ही होगा, या तो वो लोकल स्कोप होगा, या कॉन्टेक्स्ट स्कोप होगा, या ग्लोबल स्कोप होगा। लोकल बड़ा क्लियर है, फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तो सर समझ में आ गया कि लोकल स्कोप में वेरिएबल तो नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। अब क्या ये कॉन्टेक्स्ट स्कोप है? हमने कहा नहीं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्कोप भी बड़ा क्लियर है कि मैं तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आता हूं, और ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। लूप जरूर है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट नहीं है। तो फिर क्या है? हमने कहा फिर जो बच गया वो ग्लोबल है। तो अब ये के कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल। इसका मतलब आगे के प्रोग्राम में अगर मैं के का यूज करूंगा, तो के की आखिरी वैल्यू जो लूप से बनी होगी वो आगे के प्रोग्राम में यूज होगी। तो के की आखिरी वैल्यू क्या रही होगी, 4। तो आगे के प्रोग्राम में के चलेगा विद वैल्यू 4। और देखो, मैं और बताता हूँ, आप नहीं सोच पा रहे हो, मैं ये सोच कर बताता हूँ आपके लिए। मैंने इफ बनाया सर, मैंने लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन 6, या 5 इज ग्रेटर देन 4। मैंने इफ के अंदर एक वेरिएबल बनाया, एस इक्वल टू इंडिया। ठीक है, उसके बाद इफ के बाहर आ गया मैं। अब बताओ, क्या मैं इस एस वेरिएबल का यूज कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इसको कहाँ डिफाइन करा है, इफ ब्लॉक के अंदर किया है, तो इसका भी स्कोप है। मैंने क्या बोला, अब तक जितनी पाइथन पढ़ाई गई है और जहां भी वेरिएबल आप बना सकते हो उसका स्कोप होता है। तो अब सर बताओ, इफ के अंदर जो वेरिएबल मैं बनाऊंगा उसका स्कोप क्या होगा, ग्लोबल। क्योंकि ना तो ये लोकल है ना ये कॉन्टेक्स्ट है। सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है, लोकल और कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई भी वेरिएबल इन दोनों स्कोप में नहीं है तो आंख बंद करके वो ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल है। ठीक है, तो आगे हम एस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल पढ़ो, वो वेरिएबल जो टॉप लेवल पर डिफाइन होते हैं। टॉप लेवल का मतलब हो गया ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये टॉप लेवल नहीं है, ये इफ के अंदर बनाया गया है। ये टॉप लेवल नहीं है, ये फॉर का वेरिएबल है। फिर भी इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप है। ठीक है,
तो इस तरह से के का स्कोप, तो इस पूरे प्रोग्राम में अगर मैं देखूं एक्स जेड के एस, इन सब का स्कोप क्या है? ग्लोबल। एक्स जेड के एस बिलोंग टू ग्लोबल। ठीक है, तो इस तरह से हम वेरिएबल के स्कोप को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप अपना कॉन्फिडेंस चेक करें इस प्रोग्राम में। बताइए इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर आउटपुट क्या आपको मिलेगा? मैं इस प्रोग्राम में दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछूंगा। पहले मैं देखता हूं कि आप किस तरह से आंसर दे रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? अच्छा ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल कर पूछता हूँ। ठीक है, अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने 2 बार ऐड फंक्शन कॉल किया है, तो किस फंक्शन कॉल के लिए कौन सी डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी? क्या इस ऐड फंक्शन कॉल के लिए मेरा ये कहना सही है कि ये वाली डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि 3 आर्गुमेंट हैं, तो 3 पैरामीटर वाला ऐड यही है। और ऐड फंक्शन जब 2 आर्गुमेंट के साथ कॉल किया गया है, तो इसके लिए ये डेफिनेशन चलेगी। क्यों? क्योंकि 2 वाला तो यही है। अब मेरा क्वेश्चन बदल गया, अब मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आउटपुट क्या आएगा, अब मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, क्या ये बात सही है कि जब ऐड फंक्शन 3 आर्गुमेंट्स के साथ कॉल किया जाएगा, तो 3 पैरामीटर वाला ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और जब ऐड को 2 आर्गुमेंट के साथ कॉल किया जाएगा, तो 2 पैरामीटर वाला ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? ये बात सही है या गलत है? ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है ये बताओ फिर, अगर फॉल्स है तो। हम्म, तो अब अगर कल की क्लास को आप रिकॉल करें, तो कल की क्लास में आपको क्या बताया गया था कि अगर हम सेम नेम के फंक्शन दोबारा बनाते हैं, तो जो सबसे अपडेटेड डेफिनेशन है वो एग्जीक्यूट होती है। लेकिन सर कल पैरामीटर आर्गुमेंट को लेकर आपने नहीं बताया थी ये बात, तो आज जोड़ देते हैं। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पहली बार जब फंक्शन उस नाम से बनाया गया था तो उसमें कितने पैरामीटर थे, और दोबारा बनाया गया है तो उसमें कितने पैरामीटर हैं, फिर भी वो अपडेटेड वाला ही चलेगा। पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर का पाइथन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिर्फ नाम से ही सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली कॉल के लिए भी यही चलेगा, और जो सेकंड वाला है उसके लिए भी क्या होगा, हमारा यही चलेगा। यानी कि इस कॉल के लिए ये नहीं चलेगा, इसके लिए भी क्या ढूंढा जाएगा, यही ढूंढा जाएगा। और जब इसके लिए ये वाला डेफिनेशन चलेगा, तो 2 तो पहुंच गया ए में, 3 पहुंच गया बी में, इसमें तो कुछ पहुंचा ही नहीं, एरर। तो इसका आउटपुट अब क्या आएगा?
इसका सही आउटपुट आएगा 35, इसकी वजह से जो बनेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगी हमारी एरर। क्या रहा है, सी के लिए तो कुछ दे दो, सी मतलब मिसिंग रह गया आपका। चलिए, तो समझ में आ गया हमारे लिए कि भाई फंक्शन सेम नेम के अगर आपने बना रखे हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने पहली बार बनाया था कितने पैरामीटर का था और दूसरी बार जब बनाया था तो कितने पैरामीटर का था, ये आपका कैसा होगा, एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, लेटेस्ट वाली डेफिनेशन चलेगी चलेगी। चलो, अब अगर आप लोग सी प्लस प्लस और जावा या डॉट नेट इन तीन में से किसी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो ये वहां पर अलाउड था, और इसको एक नाम भी दिया गया था, फंक्शन ओवरलोडिंग। पाइथन के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती है, लेकिन इस काम को करने का एक अल्टरनेट तरीका पाइथन में आपको आगे सिखाया जाएगा। फिलहाल हम इस पर और ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग सिर्फ पाइथन पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है। सिर्फ इसलिए बोला मैंने क्योंकि आप में से कोई दो चार ही होंगे जो इन तीन में से कोई लैंग्वेज पढ़कर आए होंगे, तो वहां पर ये अलाउड है। ठीक है, बहरहाल अब हम फंक्शन पैरामीटर, फंक्शन आर्गुमेंट के और ज्यादा डिटेल में अंदर जा रहे हैं। अभी तक हम बस आउटर पिक्चर पे थे कि फंक्शन पैरामीटर क्या होता है और फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स। तो यहाँ टाइप ऑफ आर्गुमेंट का मतलब इंटीजर फ्लोट से नहीं है, यहाँ टाइप का मतलब है पास करने का टाइप, कितने तरीके से आर्गुमेंट को पास किया जा सकता है। ठीक है, तो वो हमारा है यहाँ पर टाइप। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो टाइप ऑफ आर्गुमेंट में एक आता है हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट, एक आता है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट्स, और एक आता है हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तीन तरह के हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं। सेम मैनर में एक हेडिंग पड़ता है टाइप ऑफ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स। अगर हम टाइप ऑफ पैरामीटर्स की बात करें तो पांच तरह के पैरामीटर्स होते हैं। पहले वाले का नाम काफी मिलता जुलता है पहले वाले आर्गुमेंट से ही, लेकिन इसमें ओनली शब्द लगा होगा, वो पोजिशनल आर्गुमेंट है। ये पोजिशनल ओनली पैरामीटर है, पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स। ठीक है, कीवर्ड ओनली पैरामीटर्स। पोजिशनल और कीवर्ड पैरामीटर्स। ठीक है, चौथा वेरिएबल लेंथ, पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स। वेरिएबल लेंथ, कीवर्ड ओनली पैरामीटर्स। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे पास टोटल 8 तरह के कॉम्बिनेशन है। 3 तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं, 5 तरह के हमारे पैरामीटर्स होते हैं। एक एक करके इनको अलग अलग प्रोग्राम से समझते हैं, पढ़ते हैं ये क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोग्रामर की चॉइस पाइथन अगर है तो उसकी एक वजह ये टॉपिक है, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैरामीटर और आर्गुमेंट के बारे में नहीं दिया गया है जितना पाइथन ने हमें
दिया हुआ है। अभी आप पढ़ेंगे तो शायद आपको और अच्छा फील आएगा कि फिर तो जावा और सी डॉट नेट वाले इस टॉपिक के मामले में कहीं भी नहीं है पाइथन के आगे। क्या हम कहना चाहते हैं इसको समझते हैं। तो मैं कोई लॉजिक नहीं लगा रहा, मैं स्ट्रिक्ट होता हूँ सिर्फ इसी वाले टॉपिक के ऊपर। एक सिंपल सा फंक्शन बना दिया मैंने शो नाम का, जो हमसे दो पैरामीटर मांग रहा है ए और बी, और हम सिर्फ इनको प्रिंट कर देते हैं, डेट सेट। और इसी में मैं पूरे आठों आपके कॉम्बिनेशन यूज कर लूंगा। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं तो मुझे आर्गुमेंट पास करने होंगे। अब मेरे पास तीन तरीके हैं किसी भी पैरामीटर के लिए आर्गुमेंट पास करने के। पहला तरीका है, जिस पोजीशन का पैरामीटर है उसी पोजीशन के हिसाब से उनके आर्गुमेंट पास करिए। मैंने कर दिया 10, मैंने कर दिया 20। तो सर ये तो हम कर ही रहे थे, बस इसी को पाइथन ने एक नाम दे दिया। जो हम कर रहे थे ना अभी तक 4 से 8 प्रोग्राम में, उसको पाइथन ने एक नाम दे रखा है, पोजिशनल आर्गुमेंट्स। क्योंकि आप जो भी आर्गुमेंट्स पास करते हैं वो बाई पोजीशन पैरामीटर को असाइन करते हैं। यानी कि 10 पहली पोजीशन का आर्गुमेंट है तो पहली पोजीशन के पैरामीटर को ही मिलेगा, दूसरे वाले को नहीं मिलेगा। ये दूसरी पोजीशन का आर्गुमेंट है तो दूसरी पोजीशन के पैरामीटर को ही मिलेगा। तो इसमें कुछ नया पढ़ना ही नहीं है, बस हमें यह जानना था कि इसी टेक्निक को हम पोजीशनल आर्गुमेंट्स कहते हैं। ठीक है। अब इसमें रन करा के देखने की खास जरूरत है नहीं, ये तो हम जानते ही हैं। अब मैंने शो फंक्शन दोबारा कॉल किया। पाइथन ने हमें यह फैसिलिटी दे रखी है कि आप किसी भी आर्गुमेंट को उसके पैरामीटर का नाम बताते हुए भी पास कर सकते हैं। किसी भी आर्गुमेंट को मैं 10 को पास करना चाहता हूँ, 10 मेरा आर्गुमेंट हो गया। मैं चाहता हूं ये ए के लिए मिले, तो मैं पैरामीटर का नाम साथ में बता सकता हूं कि ए पैरामीटर का आर्गुमेंट क्या है, 10। जब आप इस टेक्निक से अपने आर्गुमेंट पास करते हैं तो इस टेक्निक को बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पर कीवर्ड पाइथन के कीवर्ड नहीं है, यहाँ कीवर्ड का मतलब पैरामीटर का नाम है। जब कॉल कर रहे हो फंक्शन उस समय जब आप उसे लेते हो तो उसे वो कीवर्ड कह रहा है। तो ये क्या है, कीवर्ड। तो इसको हम अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो ये हमारा पैरामीटर का नाम है। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, बी पैरामीटर क्या मिल जाए, 20। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 10 क्या कहलाएंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट्स हमारे कहलाएंगे। अब सर इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, रीडेबिलिटी को आप थोड़ा सा फील करिए। यहाँ पे कॉल करने वाला बड़ा क्लियर है, वो ये कह रहा है कि ए को 10 मिलेगा, बी को 20 मिलेगा। अब इस वाली अप्रोच का फायदा ये भी है कि आप ऐसा भी बता सकते थे कि बी को 20 मिलेगा और ए को 10 मिलेगा। तो बताते समय आपको पोजीशन पर फोकस नहीं करना है कि पहले मैं ए के बारे में बताऊं या बी के बारे में बताऊं या सी के बारे में बताऊं। ये टेक्निक ज्यादा फायदा तब देती है जब मेरे पास 10 पैरामीटर हो। अब मैं पोजीशन वाइज भूल जाता हूँ कि पहले पे कौन था, दूसरे पे कौन था, तीसरे पे कौन था, चौथे पे कौन था। अब मैं बस कहीं भी किसी पोजीशन पर उनको वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उनके नाम बस यहाँ पर यूज करने होते हैं। तो अभी भी बी को क्या मिलेगा, 20 मिलेगा और ए को 10 ही मिलेगा। तो कीवर्ड आर्गुमेंट का फायदा यही है कि आपको पोजीशन ध्यान नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि जब 2-3 पोजीशन होती हैं, पैरामीटर 2-3 होते हैं तो चीजें आसान रहती हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ पैरामीटर आपके बढ़ जाते हैं ना, तो आपको पोजीशन ध्यान नहीं रहती है कि पहले पर कौन है, दूसरे पे कौन है, 10वें पे कौन है, 15वें पे कौन है। तो आप इस टेक्निक का यूज उस समय बहुत करते हैं और आप आगे जाके खुद कर भी रहे होगे। ठीक है। अब जब हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स टेक्निक का यूज करते हैं तो कुछ
रूल्स भी हमें सिखाए गए कि भाई इन रूल्स का ध्यान रखना कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास करते समय। पहला रूल कहता है कि जब आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये वाली बात अब नहीं चलती कि जो लेटेस्ट वैल्यू है वो पास हो जाएगी। यहाँ पर सीधे सीधे क्या आ जाएगी, एरर, कि भाई ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीट नहीं हो सकता। ये क्या है, रूल। कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीट नहीं हो सकता। सर कर दिया तो कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड, कौन सा वाला, ए। ए जो कीवर्ड आर्गुमेंट है ये हमारा रिपीट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए, जो रूल है। ठीक है सर, पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कीवर्ड आर्गुमेंट पैरामीटर का नाम ही हो सकता है, कोई अलग से नाम आप नहीं दे सकते। आपने कह दिया कि A = 10 और C = 20, बोलेगा सी नाम से कोई कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट वही बनते हैं जो पैरामीटर के नाम होते हैं। सी नाम से पैरामीटर है ही नहीं, ए नाम से है और बी नाम से है। तो आप कीवर्ड आर्गुमेंट या तो ए नाम से बनाएंगे या बी नाम से बनाएंगे, लेकिन आपने सी नाम से बना दिया, एरर आ जाएगी। शो गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट। अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट है कौन सा वाला, सी। ठीक है, तो क्या आ जाएगी हमारी फिर से ये, एरर। देखो, सिर्फ एरर आएगी इतना ही सफिशिएंट नहीं होना चाहिए। बेटर है कि हम ये भी लिख लेते हैं कि एरर क्यों आ रही है, एरर आने की वजह पता होना चाहिए। तो यहाँ एरर क्यों आई, कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड ए। यहाँ पर एरर क्यों आई, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट सी। ठीक है सर, कोई और रूल ने कहा, और भी रूल है। तीसरा रूल ये कहता है कि आप पोजीशन आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट को मिक्स करके भी पास कर सकते हैं। ऐसा रूल नहीं है कि अगर आप एक फंक्शन कॉल करेंगे तो सारे आर्गुमेंट को पोजीशन ही देना पड़ेगा या सारे आर्गुमेंट को कीवर्ड ही देना पड़ेगा। कुछ आप पोजीशन से दे दीजिए, कुछ आप कीवर्ड से दे दीजिए, ये भी चल जाएगा। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि आधे मैं पास करूंगा पोजीशन से और कुछ करूंगा कीवर्ड से, तो पहले पोजीशनल आर्गुमेंट पास करेंगे, उसके बाद फिर सारे कीवर्ड आर्गुमेंट पास करेंगे। अगर आपने फंक्शन कॉल में कोई कीवर्ड आर्गुमेंट लिख दिया तो उसके आगे अब अगला वाला आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट ही होगा, अब वो पोजीशनल आर्गुमेंट नहीं हो सकता। मैं जो कह रहा हूं उसको मैं करके दिखाता हूँ। मैं मिक्स करना चाहता हूँ पोजीशन और कीवर्ड। तो मैंने दे दिया 10, B = 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, ए को आ गया 10, बी को आ गया 20। अब आपने कहा सर हम मिक्स करेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे, ए को 10 दे दिया और दूसरी पोजीशन को 20, अपना पहुंचेगा बी के पास, एरर। पहले पोजीशन जितने भी करने हैं पहले सारे पोजीशन कर लो, फिर उसके बाद कीवर्ड शुरू हो जाएंगे, और एक बार कीवर्ड आर्गुमेंट आने शुरू हो गए फंक्शन कॉल में तो कीवर्ड आर्गुमेंट ही आएंगे आगे तक। ठीक है, अभी क्या है, एरर। पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, यानी पोजिशनल आर्गुमेंट जो 20 है वो फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, कीवर्ड के लिए। नहीं होना चाहिए, पहले आते हैं पोजिशनल, उसके बाद आते हैं कीवर्ड। अपनी आसान भाषा में लिख देते हैं। फर्स्ट वी नीड टू पास पोजिशनल आर्गुमेंट्स, देन कीवर्ड आर्गुमेंट्स।
अब जो इनका एरर मैसेज था वो 10 में से 6 को समझ में नहीं आएगा, 4 को आएगा। अब मैंने अपनी आसान भाषा में ले दिया, 10 में से 9 को समझ में आ ही रहा होगा। क्यों सर, एक को क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो मोबाइल चला रहा होगा, व्हाट्सएप में बिजी होगा एक कोई, इसलिए नहीं आएगा उसे। ऐसा होगा हमारी क्लास में 90% लोग क्लास में है, 10% अभी फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे होंगे क्लास में ही, है ना, उनको नहीं आएगा समझ। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, अगला शो फंक्शन कॉल करा, एक और रूल देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 a = 20। बताओ कोई रूल ब्रेक कर दिया मैंने? पहले आपने कहा था पोजीशन देना, दे दिया। फिर आपने कहा था कीवर्ड देना, दे दिया। लेकिन सर जो आपने कीवर्ड दिया है वही तो पोजीशन था, क्योंकि जो पहली पोजीशन का आर्गुमेंट है वो किसको मिलेगा, ए के लिए। अब आपने कीवर्ड वाला दे तो दिया, एक रूल तो सही है, लेकिन एक रूल और आ गया कि कभी भी सेम पैरामीटर को एक से ज्यादा वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो यही हो गया, ए पैरामीटर को 10 मिल जाएगा, ए को ही क्या मिल जाएगा हमारा 20, बी के पास कुछ गया ही नहीं। तो एरर इसलिए नहीं आएगी कि बी को कुछ नहीं दिया, हो सकता तो यही आती, लेकिन एरर ये भी हो सकती है कि ए को 2 क्यों दे दिया आपने। अब देखते हैं इंटरप्रेटर क्या कह रहा है, क्योंकि दोनों ही सही एरर है कि बी को कुछ नहीं मिला मिसिंग, या ए को 2 क्यों दे दिए इसलिए एरर है। देखते हैं क्या कह रहा है, शो गॉट मल्टीपल वैल्यूज ए के लिए, ये क्या आएगी हमारी एरर। मल्टीपल वैल्यूज और ए, ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि पोजीशन वाला समझ में आ गया, कीवर्ड आर्गुमेंट भी समझ में आ गया, ये सारे समझ में आ गए। अब b = 10 20, सही है गलत है? गलत, क्योंकि अरे पहले पोजीशन वाले आते हैं, उसके बाद कीवर्ड आते हैं, आपने पहले क्या कर दिया, पहले कीवर्ड कर दिया, तो वैसे ही एरर आ जाएगी। ये देखो ना, ये वाला अप्रोच, ये जो था आपका, कहाँ गया ये वाला, ये सेम, ये और ये है तो एक ही बात। पहले क्या आ गया आपका कीवर्ड, ठीक है, फिर क्या आ गया पोजीशन, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलो ये वाला सिनेरियो तो हो ही गया था हमारा। अब ये जो टॉपिक मैंने अभी आज पढ़ाया है, इस टॉपिक को मैंने तीसरी चौथी क्लास में भी पढ़ाया था। तीसरी चौथी क्लास, आपकी तीसरी चौथी नहीं, पाइथन की तीसरी चौथी क्लास में पढ़ाया था। आप बोलोगे सर कब पढ़ा दिया तीसरी चौथी क्लास, हम तो लगातार आ रहे हैं क्लास में, कोई छुट्टी नहीं करी हमने। मैं याद दिलाता हूँ आपको, फंक्शन का चैप्टर ऐसा है, जाने अनजाने में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाला शुरू से पढ़ रहा होता है, जाने अनजाने में। हमारी मजबूरी है कि हम उस समय कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। हमें बीच में आके ही समझ में आएगा कि हम जो पढ़ रहे थे 1 महीने पहले वो ये बात थी। बताओ सर, अब तीसरी क्लास में तो हम प्रिंट ही चला रहे थे, इस प्रिंट के अंदर ही आपको सारे टॉपिक मिलेंगे आज वाले जो मैंने अभी पढ़ाए हैं जस्ट। हाँ भाई, अब ये क्या करता है भूल जाओ, आज की क्लास के टॉपिक के हिसाब से बताओ, प्रिंट फंक्शन में कितने आर्गुमेंट पास करे मैंने, 3। ये दोनों कैसे हो गए पोजीशन, ये कैसा हो गया कीवर्ड। रूल सही है, पहले सारे क्या होते हैं पोजीशन, उसके बाद क्या आते हैं हमारे कीवर्ड। अब ये करता क्या है प्रिंट, ये तो मैंने उसी दिन पढ़ा दिया था, मुझे ये नहीं समझाना करता क्या है। मैं तो आर्गुमेंट के बेस पर आज इस टॉपिक को दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ताकि पहले दिन जब पढ़ा था उस समय हो सकता है ना समझ में आया हो, लेकिन आज समझ में आ जाएगा कि आर्गुमेंट के बेस पर। अच्छा, अब याद करो मैंने क्या आंसर दिया था और क्या आंसर आना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट क्या नहीं हो सकते, रिपीट नहीं हो सकते। और शायद तीसरी क्लास का वीडियो आपके पास अगर हो, एक बार जाके देख लेना, उस दिन भी यही मैसेज आया था, कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड, कौन सा वाला, सेपरेटर। सेपरेटर कीवर्ड आर्गुमेंट है यहाँ पर, रिपीट नहीं कर सकते आप, एक ही सेपरेटर लगा सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने यहाँ पे 20 के बाद 30 भी प्रिंट करना है, अब सही है गलत है? क्यों? क्योंकि अभी समझ में आया
कि पहले पोजीशन उसके बाद कीवर्ड। अगर कीवर्ड आ गया तो कीवर्ड के आगे फिर कीवर्ड ही आएगा, कीवर्ड के बाद पोजीशन नहीं आ सकता। तो एरर मैसेज कौन सा आएगा? पोजीशन आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। ये सारे एरर मैसेज उस दिन आए थे जिस दिन मैंने पढ़ाया था पाइथन में सेपरेटर क्या होता है। ठीक है। अब कीवर्ड आर्गुमेंट के आगे कीवर्ड आर्गुमेंट आ सकता है, तो सर ये तो आ सकता है। हमने कहा ये तो आ सकता है, कोई एरर नहीं है, क्योंकि एंड विद कीवर्ड आर्गुमेंट है। चलो, तो अब पहले दिन हमने क्या पढ़ा था, आज की क्लास से कैसे कनेक्टेड है वो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सर एक रह गया, तीसरा वाला आर्गुमेंट। तीन तरह के बताए थे आपने, डिफॉल्ट रह गया। हमने कहा चलो डिफॉल्ट को अलग प्रोग्राम से पूरी फोकस देके पढ़ेंगे। मैं जब शो फंक्शन कॉल करता हूं, और ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, दो पैरामीटर वाला है, तो मुझे कॉल करते समय दो आर्गुमेंट देने चाहिए, चाहे पोजीशन से चाहे कीवर्ड से। मैंने नहीं दिए, तो फिर ये क्या देगा? एरर। कहेगा भाई दो आर्गुमेंट चाहिए, कह रहा मिसिंग टू आर्गुमेंट। अब पाइथन ने हमें फैसिलिटी दी कि अगर पैरामीटर डिफाइन करते ही आप उसमें अगर कोई आर्गुमेंट असाइन कर देते हो, तो इनको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। और इनका यूज तब किया जाएगा जब कॉल करते समय इनको आर्गुमेंट्स ना दिए गए हों। तो जो आपने बता रखे थे यहाँ पे सेफ साइड, अब ये हमारा यूज हो जाएंगे, लेकिन ये पहले अटेम्प्ट में यूज नहीं होंगे कि कॉल करने वाला दे ना दे यही यूज होगा। नहीं, ये सेकंड अटेम्प्ट में होंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी कॉल करते समय अगर आर्गुमेंट दिए गए हैं वही असाइन होंगे, अगर नहीं दिए गए हैं तो ये असाइन हो जाएंगे, एरर आपकी बचा ली जाएगी। चलो, और हमने दे दिए। तो ए में 10 आ गया, बी में कौन पहुंच गया? 20 पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कोई कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल यूज नहीं हो पाया। ठीक है। अब अगली बार मैंने क्या करा, शो फंक्शन में सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करा बाई पोजीशन। तो ये किसको मिलेगा फिर? ए को मिलेगा। अब ए की वैल्यू 10 हो गई, लेकिन बी के लिए मैंने पास नहीं करा है, तो अब एरर नहीं आएगी, क्योंकि बी को हमने क्या साइन कर रखा है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट 2 दे रखा है। तो अब बी की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 2। ए की वैल्यू आएगी 10। इस तरह से अगर मैं शो फंक्शन के अंदर दोनों में से कुछ ही पास ना करूं, तो जो मैंने डिफॉल्ट दे रखा था वो वैल्यू मेरी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। अब अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट आपने कोई म्यूटेबल असाइन किया हुआ है। म्यूटेबल कौन कौन है पाइथन में अभी तक जो पढ़ा है हमने? तीन चीजें अभी तक पाइथन में जो पढ़ा है वो म्यूटेबल है, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। बाकी जो भी पढ़ा है वो सब इम्यूटेबल है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, टपल, ट्रोजन सेट, ये सब इम्यूटेबल होते हैं, बदलते नहीं है। सिर्फ तीन चीजें अब तक हमने पाइथन में ऐसी पढ़ी हैं जो बदल जाती हैं, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी। तो अब हमें यह बताया जा रहा है कि अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट कोई म्यूटेबल डेटा टाइप है, हमने लिस्ट मान लिया, ठीक है, तो अब इसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है वो समझते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहां पर क्या करा, बी डॉट अपेंड ए। समझिए, जब मैं शो फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल करता हूं, तो ये चला गया ए के पास, बी को मैंने कुछ दिया नहीं, तो बी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गई? लिस्ट हो गई। ठीक है। अब जो ए में आया था वो बी वाली लिस्ट में हमने क्या कर दिया? अंदर अपेंड कर दिया।
यानी कि जो बी लिस्ट अभी खाली है उसमें कौन आ गया, 10 आ गया, प्रिंट कर दिया हमने बी, यानी लिस्ट प्रिंट हो गई 10 के साथ। अब देखो ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, ये कॉल कंप्लीट हो गई। जब कोई फंक्शन कॉल कंप्लीट हो जाती है तो उस फंक्शन में जो पैरामीटर्स थे वो मेमोरी से डिलीट कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर उस पैरामीटर के पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट है म्यूटेबल वाला, तो इसको मेमोरी से डिलीट नहीं किया जाता, ये मेमोरी के अंदर बना रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा इसका साइड इफेक्ट या इफेक्ट, जब सेकंड टाइम ये फंक्शन कॉल होगा तो ए दोबारा मेमोरी में क्रिएट होगा, उसको मिल जाएगा 20। ये दोबारा मेमोरी में क्रिएट नहीं होगा, जो पहली बार फंक्शन कॉल हुआ था उसमें जो लिस्ट थी वही मौजूद होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब बी में अपेंड कौन हो जाएगा हमारा, 20। अब आउटपुट जब प्रिंट होगा बी तो उसमें कौन कौन देखेगा मुझे, 10 भी दिखेगा और 20 भी दिखेगा। ऐसा सिर्फ डिफॉल्ट आर्गुमेंट म्यूटेबल वाले हैं उनके लिए होता है। अब इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से भी आपको समझा सकता हूं कि भाई किसी भी फंक्शन के पैरामीटर का लाइफ कितना होता है, लाइफ कितना होता है, एक होता है स्कोप, एक होता है लाइफ। स्कोप का मतलब होता है प्रोग्रामर के फायदे की चीज है कि प्रोग्रामर उसे कहाँ प्रोग्राम में एक्सेस कर सकता है, कहाँ एक्सेस नहीं कर सकता, डेट इज स्कोप। लाइफ प्रोग्रामर के लिए मैटर नहीं करता, पीछे मेमोरी में क्या हलचल हो रही है वो उसकी लाइफ है, मेमोरी में वो जिंदा है या मेमोरी से वो डिलीट कर दिया गया है, डेट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब अगर कोई आपसे पूछे पैरामीटर्स की लाइफ कितनी होती है, तो आपका आंसर अभी तक क्या होता इस टॉपिक से पहले, कि भाई किसी भी पैरामीटर को उतनी बार मेमोरी एलोकेट होती है जितनी बार फंक्शन कॉल किया जाता है। अगर मैं किसी फंक्शन को 5 बार कॉल करूंगा तो उस फंक्शन में जो पैरामीटर्स हैं हर बार अलग अलग मेमोरी में आएंगे। पहली बार कॉल करा मेमोरी में आ गए, फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गई, मेमोरी से डिलीट हो गए। दोबारा फंक्शन कॉल होगी, फिर से पैरामीटर पैदा होंगे मेमोरी के अंदर, फिर से उन्हें वैल्यू आएगी, फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गई, मेमोरी से डिलीट हो गए। ऐसा हर फंक्शन कॉल के लिए होता है। लेकिन अगर किसी भी पैरामीटर में डिफॉल्ट आर्गुमेंट है और वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट म्यूटेबल टाइप है, स्पेशल बात हो गई लिस्ट सेट और डिक्शनरी की। तो अब आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि अगर किसी पैरामीटर का डिफॉल्ट आर्गुमेंट लिस्ट सेट और डिक्शनरी है तो हर कॉल के लिए वो बार बार मेमोरी में लोकेट नहीं होता है। सिर्फ फर्स्ट कॉल के लिए जब पहली बार फंक्शन कॉल किया गया होगा तभी हमारा वो मेमोरी के अंदर आया होगा, और मेमोरी में उसकी जीवन कब तक है, उसका लाइफ कब तक है, जब तक अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब फंक्शन 2 बार कॉल हो, 10 बार हो, 50 बार कॉल हो, दोबारा से वो मेमोरी में नहीं आएगा। एक बार जो आ गया था उसी मेमोरी को हर बार फंक्शन कॉल होने पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये रूल सिर्फ किसके लिए है, ये रूल सिर्फ हमारा म्यूटेबल डिफॉल्ट आर्गुमेंट के लिए है। ठीक है, इस बात को अगर एक नोट बनाकर लिख दिया जाए तो शायद आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। इनको क्या बोले, इनको बोले थे नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट, इनके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू तो है ही नहीं, इसे क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो अगर मैं ए को कोई नाम देना चाहूं तो नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट, इसको नाम देना चाहूं बी हो गया डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें मेमोरी लोकेशन फॉर नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट। नोट की जरूरत ही नहीं है, पूरा मैंने हेडिंग ही बना देता हूँ, मेमोरी एलोकेशन फॉर फॉर ईच फंक्शन कॉल memory is allocated related
मैंने 3 हेडिंग बनानी है, मेमोरी लोकेशन फॉर डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स विद इम्यूटेबल टाइप। इम्यूटेबल टाइप में सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम। लेकिन मेमोरी लोकेशन फॉर डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स विद म्यूटेबल टाइप, यहाँ डिफरेंस आएगा। memory is allocated only for first call and deleted after प्रोग्राम। प्रोग्राम शब्द लिखा है मैंने, मेथड कॉल शब्द नहीं लिखा है, मैंने प्रोग्राम शब्द लिखा, आफ्टर प्रोग्राम कंप्लीशन। ठीक है, तो इस तरह से जो जो मैंने बोला था मैंने और एलोबरेट करके लिख दिया कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं तो क्या होगा, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स विद म्यूटेबल है तो दोनों में एक ही बात है। बट अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट विद म्यूटेबल टाइप है तो मेमोरी एक बार लोकेट होगी और वो डिलीट कब होती है, आफ्टर प्रोग्राम कंप्लीशन। दैट मींस फॉर नेक्स्ट कॉल सेम मेमोरी इज यूज्ड। लिख दो सर ये बात, लिखवा लो। दैट इज फॉर सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट का मतलब क्या होता है, पहली के बाद जितने होंगे उसको क्या बोलते हैं, सबसीक्वेंट कहते हैं। ठीक है, दैट इज फॉर सबसीक्वेंट कॉल्स सेम मेमोरी। ठीक है, तो इस तरह से डिफॉल्ट आर्गुमेंट नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट विद वैल्यूज क्या है वो समझ में आ गया। अब सर आ जाओ 5 तरह के पैरामीटर्स। 3 तरह के आर्गुमेंट निपट के हमारे, इतने ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अब सर 5 तरह के पैरामीटर्स क्या हैं उनको बताओ। आसान है, बहुत आसान है ना। मान लीजिए यही मैंने एक शो नाम का फंक्शन बना दिया होता। कॉल करने वाला ये कह रहा है कि मैं चाहूं तो पोजीशन पास करूं ए और बी के लिए आर्गुमेंट, और मैं चाहूं तो कीवर्ड पास करूं। हमने कहा भाई आपकी चॉइस है, आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, करना पड़ेगा। लेकिन क्या फंक्शन ये कह सकता है कि नहीं, मुझे तो बस पोजीशन से ही दे सकते हो। ए और बी पैरामीटर अगर ये कहना चाहें कॉल करने वाले से कि मुझे आर्गुमेंट चाहिए लेकिन कीवर्ड से नहीं एक्सेप्ट करूंगा, पोजीशन से ही करूंगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तक तो ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं। अभी तो कॉल करने वाले का चॉइस है कि वो चाहे तो पोजीशन से पास कर दे आर्गुमेंट, चाहे तो कीवर्ड से कर दे। लेकिन अब इस चॉइस को हम खत्म करना चाहते हैं। अब हम कॉल करने वालों को फोर्स करेंगे कि ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करोगे तो एरर आ जाएगी। कैसे करेंगे, तो उसके लिए जिन भी पैरामीटर्स को आप पोजीशन से आर्गुमेंट एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं उन पैरामीटर्स के बाद कॉमा लगा के फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। कॉमा लगा के फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड स्लैश तीसरा पैरामीटर कंसीडर नहीं होता है। फॉरवर्ड स्लैश इंटरप्रेटर को ये इन्फॉर्म करता है कि मेरे से पहले जितने भी पैरामीटर हैं अब इनको पोजीशन आर्गुमेंट ही मिलने चाहिए। अगर किसी ने इनको कीवर्ड आर्गुमेंट दिए तो एरर दे देना। इसका मतलब यहां तक तो सही है, यहां तक तो ये सही है। लेकिन अगर किसी ने ऐसे करा तो मना कर दो, नॉट अलाउड, कीवर्ड आर्गुमेंट अलाउड नहीं है, एरर। ठीक है, और सोचो अभी जैसे मैं हटा दूंगा आप फ्री हो गए, कैसे भी दो, ये लगाते ही कंडीशन आ गई कि अब जितने भी पैरामीटर्स हैं फॉरवर्ड स्लैश से बिफोर वो सब कैसे हो गए, पोजिशनल ओनली। ए एंड बी क्या हो गए, पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स। तो अब इसलिए क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पर, ओ एरर। ठीक है,
इसी प्रोग्राम में कंपैरिजन करने के लिए फिर से मैंने शो फंक्शन बनाया, और इस बार हम चाहते हैं कि शो फंक्शन सिर्फ कीवर्ड आर्गुमेंट ही एक्सेप्ट करे। कोई अगर पोजीशन से दे तो मना कर दो कि पोजीशन से नहीं करेंगे एक्सेप्ट, कीवर्ड बना कर दो तभी करेंगे एक्सेप्ट, है ना। तो अब क्या करते हैं, अगर कीवर्ड आर्गुमेंट फोर्स कराने हैं तो पैरामीटर की लिस्ट जहां पर खत्म हो रही है उसके बाद में नहीं, उसके पहले कॉमा लगाकर क्या करेंगे, एस्ट्रिक लगाएंगे। एस्ट्रिक सिंबल तीसरा पैरामीटर कंसीडर नहीं होता। ये इंटरप्रेटर को सिग्नल करता है कि मेरे आगे अब जितने भी पैरामीटर हैं वो सब कीवर्ड आर्गुमेंट ही एक्सेप्ट करेंगे। अगर उनको किसी ने पोजीशन आर्गुमेंट दे दिया तो एरर आ जाएगी। फॉरवर्ड स्लैश से पहले और एस्ट्रिक के बाद, है ना। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर मैं शो फंक्शन कॉल करूं ऐसे करके, तो मेरी मजबूरी है कि इनको कीवर्ड आर्गुमेंट ही देना होगा, A=10 B=20, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन अगर इस बार किसी ने इनको पोजीशन से वैल्यू देने की कोशिश करी, कह रहा है कि हमारा जो शो है टेक्स 0 पोजीशन आर्गुमेंट। शो हमारा पोजीशन आर्गुमेंट रिसीव करता ही नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हो गए, हमारे कीवर्ड आर्गुमेंट हो गए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ए और बी क्या है हमारे, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड ओनली, कीवर्ड ओनली पैरामीटर्स नॉट आर्गुमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम में आप टाइम लीजिए जितना लेना चाहें, 10 मिनट 5 मिनट पूरी क्लास लगा देना इसी में, लेकिन कोशिश करना सही आंसर देने की। मैं लिखा AB/C, D, E, F। मैंने इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया, ABCDEF। तो इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में पूछूंगा। पहला पार्ट क्वेश्चन का मेरा ये है कि इन 6 पैरामीटर में आप मुझे बताइए किन किन को आप पहचान पा रहे हैं। A, B और EF को आप पहचान पा रहे हैं, तो जिनको आप पहचान पा रहे हैं पहले उनके बारे में बता दीजिए। बताओ फिर, A और B को पहचान लिया आपने, कौन है ये हैं साहब आपके पोजिशनल ओनली। मुझे भी यही लग रहा है, ठीक है। फिर आपने किसे पहचान लिया, E और F को पहचान लिया। कैसे हैं ये हैं सर आपके कीवर्ड ओनली। हमने कहा मुझे भी यही लग रहा है कि ये कीवर्ड ओनली है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर C और D तो रह ही गए, इनके बारे में नहीं बताया कुछ आप, तो सर C और D पर तो इनमें से कोई बात अप्लाई ही नहीं हो रही है, वो तो इन दोनों में से किसी के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, दोनों। और दोनों के लिए पाइथन में शब्द है पोजिशनल और कीवर्ड, कि पोजिशनल भी हो सकते हैं और कीवर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड हाफ, इस क्वेश्चन का सेकंड हाफ है कि हमने शो फंक्शन कॉल किया, 1 2 3 D=4, E=5, F=6। 1 2 C=3, 4 E=5, F=6। क्या ये दोनों शो फंक्शन कॉल करेक्ट हैं, या दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है? दोनों सही हैं, एक गलत है। अब यार इसके 4 5 ही आंसर हैं,
या तो दोनों गलत है या दोनों सही है। पहले वाली सही है, दूसरी गलत है, पहले वाली गलत है, दूसरी सही है। पांचवा आंसर नहीं है कोई। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले कैंडिडेट 2 विकेट आउट हो गए ऑनलाइन। 20 से 18 रह गए। चलो जो रह गए वही बताओ। हम्म, तो देखो, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि सी और डी दोनों में से कोई भी वैल्यू रिसीव कर लेगा, चाहे पोजीशन से आए चाहे कीवर्ड से आए। तो उस हिसाब से यहाँ पोजीशन से ये कीवर्ड है, और यहाँ कीवर्ड है, यहाँ पोजीशन है। आप बस इतना ही देख रहे हो, इस हिसाब से आप कह रहे हो सही है। लेकिन इससे पहले जो मैंने प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसका एक रूल भी शायद यहाँ पे ब्रेक हो गया है। कौन सा? कि अगर किसी फंक्शन कॉल में पोजीशन और कीवर्ड दोनों पास करे जाते हैं तो पहले क्या आते हैं? पोजीशन वाले, फिर आते हैं कीवर्ड वाले। तो यहाँ पर अभी जो पढ़ाया गया है उसके हिसाब से तो सी और डी दोनों तरह से एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन सर एक रूल ब्रेक हो गया ना कि आपने कीवर्ड, अब कीवर्ड के बाद फिर कीवर्ड ही आ सकते हैं, पोजीशन नहीं आ सकता। इसलिए इस लाइन पर आपकी क्या आ जाएगी? एरर। इस रूल की वजह से नहीं, इससे पहले वाला जो रूल था वो ब्रेक हो गया हमारा। तो सिर्फ यही सही है और ये वाला हमारा एरर आएगा। तो पहले इतना कमेंट करके चला के दिखाते हैं। ये एरर क्यों आ रही है? हाँ, लाइन नंबर 12 पे कमेंट करना रह गया। चलो ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर इसको चला दो, देखो अभी चिल्लाएगा ये। पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, इसलिए क्या है यहाँ पर हमारी ये एरर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? फंक्शन के 3 तरह के जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो आप अभी समझ सकते हैं, है ना? तो जब हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने वाले को यह अधिकार दिया गया कि वो ये कंडीशन एक्सपोज कर सकता है कि कॉल करने वाले से वो कैसे एक्सेप्ट करना चाहता है। फिर कॉल करने वाले की मजबूरी है, उसे वैसे ही पास करने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब जब पाइथन की लाइब्रेरी में बनाया गया होगा ना प्रिंट फंक्शन, उसका हल्का सा मैं आपको झलक दिखाऊं। तो जब प्रिंट फंक्शन बनाया गया होगा पाइथन की लाइब्रेरी में, ऐसे करके कुछ लिखा होगा इसके अंदर उन्होंने। तो इसके अंदर डेफिनेटली उन्होंने क्या कर रखा होगा? सेपरेटर। और सेपरेटर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? स्पेस, ये दे रखी होगी। और एंड, एंड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे रखी होगी? स्लैश एन। तो इनको दोनों को डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना रखा होगा। उसके बाद इन दोनों के पहले क्या लगा रखा होगा? एस्टेरिस्क लगा रखा होगा, है ना? दैट मीन्स कि अब प्रिंट फंक्शन कॉल करने वाला जब भी सेपरेटर और एंड का इस्तेमाल करेगा तो हमेशा कैसे इस्तेमाल करेगा? कीवर्ड आर्गुमेंट बना के ही करेगा। और अगर वो इनका इस्तेमाल नहीं करता है तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या चल रही है पहले से? हमारी ये चल रही है। अगर मैं दे दूंगा तो मेरी वाली मानी जाएगी, और अगर मैं सेपरेट और एंड नहीं यूज करता हूं तो जो डिफॉल्ट उन्होंने बना दी है वो वाली हमारी चलेगी। तो जो पहली क्लास आज के टॉपिक से कनेक्टेड होती है, तो अगर कोई मुझसे पहली क्लास में ये सब पूछ लेगा तो मैं क्या आंसर दूंगा उसे? और मान लो मैं आंसर दे भी दूं तो उसे क्या ही समझ में आएगा? टाइम ही खराब कर रहा हूं मैं अपना भी और उसका भी, दोनों का टाइम खराब कर रहा हूँ। अगर पहले दिन मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ तो कि सेपरेटर बाद में क्यों लिखते हैं, बीच में क्यों नहीं लिखते, शुरू में क्यों नहीं लिखते, या दो क्यों नहीं दे सकते सेपरेटर? हुआ एक बैच में मैं पढ़ा रहा था वेरिएबल का चैप्टर, वेरिएबल। फिर एक क्वेश्चन पूछा मुझसे कि सर आपने वेरिएबल का चैप्टर खत्म कर दिया लेकिन आपने कुछ टॉपिक छोड़ दिए। मैंने कहा बताओ भाई क्या छोड़ दिया? पढ़ा देते हैं, छोड़ दिया कुछ तो। आपने ना वेरिएबल में ये नहीं पढ़ाया कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। और ये कब पूछ रहे हैं मुझसे सामने वाला? जब मैं पहली दूसरी क्लास में वेरिएबल पढ़ाता हूँ उस समय, फंडामेंटल के अंदर पढ़ाता हूँ। सोचो फंडामेंटल में जब वेरिएबल पढ़ा रहा हूँ मैं,
उस समय मैं आपको कैसे बता दूं लोकल वेरिएबल क्या, ग्लोबल वेरिएबल क्या है? अभी आपको ये नहीं पता फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, उसके अंदर कैसे जाया जाता है। अब सामने वाले को मैं यही कह सकता हूँ, वही नंबर आएगा, पढ़ा दूंगा उस दिन। अगर मैं उसी दिन बताऊंगा आपको आंसर, तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, लेकिन सबको आ जाएगा इस बात की बिल्कुल गारंटी है कि सबको नहीं आएगा समझ में। जिनका कोई बैकग्राउंड होगा पहले से कभी, वो तो शायद समझ भी लेंगे क्या कह रहा हूँ मैं स्टार्टिंग की क्लास में, और जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं उनका टाइम ही खराब कर रहा हूँ मैं फिर। तो ये चैलेंजेस हैं, है ना, हमारे पढ़ते समय, कि कई बार कुछ चीजें हमें पहले ऐसी पढ़नी पड़ जाती हैं जिनका एक्सप्लेनेशन आगे मिलेगा, लेकिन पढ़नी पड़ जाएंगे तो पढ़ना ही होगा। इसलिए सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है कि आप किस सीक्वेंस में चीजों को पढ़ रहे हैं, कि ताकि कम से कम चीजें डिपेंडेंट रहें। डिपेंडेंट तो रहेंगी, ये तो हो ही नहीं सकता सब इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन कोशिश ये करी जाती है कि ऐसा सीक्वेंस फॉलो करा जाए पढ़ने के लिए कि चीजें डिपेंडेंट थोड़ी कम हो जाएं, और बिना जाए भी हम चीजों को समझ पाए। चलिए फिलहाल आज इतना रखते हैं, अब जो दो तरह के रह गए हैं कल इनको फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, उनको टाइम थोड़ा ज्यादा देंगे। कोई क्वेश्चन किसी का है पूछना है तो पूछ सकते हैं।